नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह के दौरान नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की। सरकार उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के प्रत्यायन प्रणाली में व्यापक बदलाव करने की योजना पर काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन ने वैश्विक व्यापार के समक्ष आ रही बाधाओं पर चिंता प्रकट की। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। दुनिया में पहली बार सफेद गैंडे के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गर्भाधान से नॉर्दर्न व्हाइट राइनो उपप्रजाति को बचाने की उम्मीद उत्पन्न हुई। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज की पहली खबर है कि प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह के दौरान नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहलों की शुरुआत की है। इनमें शामिल पहली पहल है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स अर्थात DGSCR। यह देश के नागरिकों को निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपलब्ध कराएगी। दूसरी पहल है डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन। यह ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत हाल ही में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसमें रियल टाइम आधार पर स्पीच को टेक्स्ट में बदलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की। यह वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसे यूजर्स के अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के भवन परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। गौरतलब है कि 2014 के बाद से सरकार ने अदालतों की भौतिक अवसंरचना में सुधार के लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए हैं। ई-कोर्ट्स परियोजना एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर भारतीय न्यायपालिका का रूपांतरण करना है। यह देश भर की जिला अदालतों के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना है। इस परियोजना की निगरानी और वित्त पोषण कानून व न्याय मंत्रालय का न्याय विभाग करता है। न्यायपालिका में सूचना और प्रौद्योगिकी के महत्व को देखें तो यह हितधारकों को सूचना तक पहुंच में पारदर्शिता प्रदान करती है। यह न्याय वितरण प्रणाली को किफ़ायती और लागत प्रभावी बनाती है। इससे न्यायिक दक्षता में बढ़ोतरी होती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए मामलों के प्रबंधन से लंबित मामलों की संख्या में कमी आती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए कुछ और पहले भी शुरू की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। इसे ई-कोर्ट परियोजना के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों एवं मामलों के विवरणों का एक डेटाबेस है। नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस। इसे समन जारी करने और प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा AI संचालित पोर्टल भी बनाए गए हैं, जैसे सुपेस अर्थात सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, सुवास अर्थात सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। यह AI द्वारा प्रशिक्षित एक मशीन सहायता अनुवाद उपकरण है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। सरकार उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रत्यायन प्रणाली अर्थात एक्रेडिटेशन सिस्टम में व्यापक बदलाव लाने की योजना पर काम कर रही है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की प्रत्यायन प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों पर डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुसार उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। यहाँ प्रत्यायन से तात्पर्य दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने से है। आइए अब समझते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या क्या हैं। समिति के अनुसार संयुक्त मूल्यांकन प्रणाली बनानी चाहिए, जिसमें शैक्षिक कार्यक्रम प्रत्यायन और संस्थागत प्रत्यायन को मिला देना चाहिए। साथ ही बाइनरी प्रत्यायन की शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें ग्रेड आधारित पुरानी प्रणाली के स्थान पर प्रत्यायन प्राप्त अथवा प्रत्यायन प्राप्त नहीं प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति ने इसे अगले 4 महीने में लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद पुरानी प्रणाली के आधार पर प्रत्यायन के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैच्योरिटी आधारित ग्रेडेड प्रत्यायन होना चाहिए। यह लेवल 1 से लेवल 5 तक होगा। इसका उद्देश्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों में विषयों का गहन व व्यापक विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने इसे दिसंबर 2024 तक लागू करने का निर्णय किया है। वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म भी लाया जाएगा। इसका उद्देश्य संस्थागत डेटा के प्रबंधन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हितधारक सत्यापन भी होना चाहिए, जिसमें प्रत्यायन और रैंकिंग प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल करने के लिए
उन्हें इस प्रक्रिया से प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जाना चाहिए। इनके साथ समिति ने सिफारिश की कि विविध श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के लिए विकल्प आधारित रैंकिंग प्रणाली शुरू की जानी चाहिए और फिर से प्रत्यायन देने की अवधि को कम किया जाना चाहिए। यहाँ हमारे लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए मौजूदा प्रत्यायन प्रणाली को जानना भी आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत उच्चतर शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यूजीसी की एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों के कामकाज में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार और कुछ राज्यों के अधीन कुछ एजेंसियों को उच्चतर शिक्षण संस्थानों की समय समय पर मंजूरी, मूल्यांकन, प्रत्यायन और रैंकिंग का कार्य सौंपा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड ने वैश्विक व्यापार के समक्ष आ रही बाधाओं पर चिंता प्रकट की है। अंकटाड के अनुसार लाल सागर में जहाज़ों पर हालिया हमले, काला सागर में भू राजनीतिक तनाव और पनामा नहर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसी घटनाएं प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों को प्रभावित कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन और आवधिक अल नीनो परिघटनाओं के संयुक्त प्रभाव के कारण पनामा नहर भीषण सूखे का सामना कर रही है। इसके कारण प्राधिकारियों ने पनामा नहर से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या को 36% तक कम कर दिया है। अगर हम इन घटनाओं के वैश्विक प्रभावों की बात करें तो इससे कंटेनर जहाज़ों का पारगमन सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि स्पॉट माल ढुलाई दरों, बीमा प्रीमियम आदि में वृद्धि के कारण कंटेनर, टैंकर और गैस वाहक पोतों के पारगमन में गिरावट आ रही है। कुछ जहाज स्वेज और पनामा नहर की बजाय अन्य मार्गों का रुख कर रहे हैं। इससे पारगमन समय व लागत में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा इनका भू आर्थिक प्रभाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि इससे स्थापित व्यापार पैटर्न विकृत हो रहा है और तेल एवं अनाज व्यापार में प्रभावकारी बदलाव आ रहा है। लंबे समय तक रुकावटें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के समक्ष सीधा खतरा पैदा करेंगी। इससे आपूर्ति में देरी और उच्च लागत का खतरा बढ़ जाएगा। ऊर्जा की कीमतों, वैश्विक खाद्य कीमतों आदि में वृद्धि होगी। अगर पर्यावरणीय प्रभावों को देखें तो इससे समुद्री नौवहन में कार्बन फुटप्रिंट्स में बढ़ोतरी होगी। आइए अब समझते हैं कि इनसे भारत पर क्या प्रभाव होगा। इससे भारत में ऊर्जा असुरक्षा होगी, क्योंकि भारत अपनी पेट्रोलियम आवश्यकताओं का लगभग 85% आयात करता है। साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी प्रभावित होगी। इससे भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा समुद्री व्यापार मार्गों में बाधाओं से भारत का यूरोपीय संघ के साथ व्यापार बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। साथ ही मुद्रास्फीति बढ़ने की भी आशंका है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन की घोषणा की है। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारतीय नौसेना ने मर्चेंट शिपिंग पर सशस्त्र डकैती और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अपने बेड़े में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत शामिल किए हैं। ईरान सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदारों से चर्चा के कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया है। गौरतलब है कि यूएनएससी की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनएससी 15 सदस्यों से मिलकर बना है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। अगर हम स्थायी सदस्यों को देखें तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। इन 5 देशों के पास वीटो का अधिकार भी है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्यों में अफ्रीका से 3, एशिया से 2, लैटिन अमेरिका से 2, पूर्वी यूरोप से 1 तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य क्षेत्रों से 2 सदस्य चुने जाते हैं। इन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य देश परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि यूएनएससी के पास सदस्य देशों पर बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है। आइए अब समझते हैं कि यूएनएससी में सुधारों की आवश्यकता क्यों है। दरअसल 1945 में यूएनएससी के गठन के बाद से ही इसमें वही 5 स्थायी सदस्य बरकरार हैं, जिससे यह संस्था अब वर्तमान विश्व व्यवस्था को प्रतिबिंबित नहीं कर रही है। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यों के बीच भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और वीटो शक्ति के दुरुपयोग से प्रभावित है। उदाहरण के लिए रूस ने यूक्रेन पर यूएनएससी संकल्पों को वीटो कर दिया है। अफ्रीका या लैटिन अमेरिका से एक भी स्थायी सदस्य नहीं है।
इससे स्पष्ट होता है कि इस परिषद में सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यूएनएससी के कई निर्णय या संकल्प देशों की संप्रभुता का अतिक्रमण करते हैं। साथ ही ये निर्णय सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी भी होते हैं। अगर सुधारों पर भारत की प्रमुख मांगों की बात की जाए तो भारत की मांग है कि वीटो की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र को न्यायसंगत भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही भारत की मांग है कि G4 के सदस्यों अर्थात जर्मनी, ब्राजील, जापान और भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। आइए अब चलते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर की ओर। दुनिया में पहली बार सफेद गैंडे के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात IVF गर्भाधान से नॉर्दर्न व्हाइट राइनो उप प्रजाति को बचाने की उम्मीद उत्पन्न हुई है। वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार मादा सफेद गैंडे में भ्रूण स्थानांतरण में सफलता पाई है। इस विधि से क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी की नॉर्दर्न व्हाइट राइनो उप प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। अब केवल 2 नॉर्दर्न व्हाइट राइनो बचे हैं और दोनों मादा हैं। प्रजातियों के संरक्षण के लिए अन्य जैव प्रौद्योगिकियां भी हैं, जैसे पहली प्रौद्योगिकी है बायोबैंक। इसमें भविष्य में अनुसंधान के लिए और आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने हेतु पूर्तिकर यानी बैकअप संसाधनों के रूप में जैविक नमूने जैसे कोशिका, ऊतक आदि को संग्रहित किया जाता है। दूसरी प्रौद्योगिकी है जैव संश्लेषण यानी बायोसिंथेसिस। इसके तहत लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए प्रिंटेड DNA तकनीक से सुरक्षित कवकनाशी जैसे पशुजनित उत्पादों के विकल्प तैयार किए जाते हैं। और तीसरी प्रौद्योगिकी है जीन ड्राइव। इस तकनीक का इस्तेमाल किसी जगह से चूहों जैसी आक्रामक प्रजातियों को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। यह बहुत दक्षता वाली तकनीक है और इसमें देशज वन्यजीवों को कम नुकसान पहुंचता है। आइए अब गैंडे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वर्तमान में गैंडों की 5 प्रजातियां हैं, जिनमें अफ्रीका से 2 सफ़ेद गैंडा व काला गैंडा तथा एशिया से 3 विशाल एक सींग वाला गैंडा अर्थात भारतीय गैंडा, सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा। इन्हें पर्यावरण को नुकसान, सींग के लिए गैंडे का अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन आदि से खतरा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सफ़ेद गैंडे और भारतीय गैंडे में अंतर को जानना भी आवश्यक है। सफ़ेद गैंडा हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी जीव है, जबकि भारतीय गैंडा एशियाई गैंडों की सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। सफ़ेद गैंडे की पीठ सपाट होती है और इसके शरीर का आकार बैरल के आकार का होता है। इसके 2 सींग होते हैं और इसका रंग मटमैला होता है, जबकि भारतीय गैंडे की त्वचा गांठदार होती है जो कवच जैसी प्रतीत होती है। इनके 1 सींग होते हैं और ये अच्छे तैराक होते हैं। सफ़ेद गैंडे का पर्यावास सवाना क्षेत्र की लंबी और छोटी घास वाली घास भूमियों में होता है, जबकि भारतीय गैंडे का पर्यावास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना और झाड़ीयुक्त मैदानों में होता है। सफ़ेद गैंडे मुख्यतः नामीबिया, युगांडा, रवांडा आदि में पाए जाते हैं। वहीं भारतीय गैंडा भारत की असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल में भी पाया जाता है। अगर इनके संरक्षण की स्थिति को देखें तो IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार सदर्न व्हाइट राइनो उपप्रजाति नियर थ्रेटन्ड है, जबकि भारतीय गैंडा वल्नरेबल है। साथ ही भारतीय गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। चलिए अब रुख करते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर का। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अर्थात PKC ERCP के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए विस्तार से इस पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में जानते हैं। 2022 में नदी जोड़ो परियोजना पर गठित एक विशेष समिति ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस परियोजना को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत ERCP के साथ एकीकृत किया जाना है। इसका उद्देश्य चंबल बेसिन में जल का दक्षतापूर्वक अधिक उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों तथा मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र में पेयजल व औद्योगिक जल उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। ERCP के तहत चंबल बेसिन के जल को एक उप बेसिन से दूसरे उप बेसिन में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत कालीसिंध, पार्वती, मेज और चाकन उप बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती जैसे जल की कमी वाले उप बेसिनों की ओर मोड़ा जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य अधिशेष जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों में जल को स्थानांतरित करना है।
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृत्रिम चैनलों का निर्माण करके नदी या जल निकायों को जोड़ा जाएगा। नदियों को आपस में जोड़ने के महत्व को देखें तो इससे आपदा प्रबंधन में लाभ होगा। यह परियोजना बाढ़ और सूखे की समस्याओं से निपटने में सहायक साबित हो सकती हैं। इसके आर्थिक लाभ भी होंगे क्योंकि इससे अधिक क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी, जल विद्युत का उत्पादन होगा, अंतर्देशीय नौवहन को बढ़ावा मिलेगा। अगर पारिस्थितिक महत्व को देखें तो इससे नदियों का पारितंत्र पुनर्बहाल किया जा सकेगा, साथ ही जल की कमी वाले बेसिनों में जैव विविधता को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन नदियों को जोड़ने से कुछ चिंताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। कई क्षेत्रों के डूबने से जैव विविधता का नुकसान होगा, साथ ही कई समुदायों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा। खबर के अंत में हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के बारे में भी जान लेते हैं। इसे 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय और अब के जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग ने तैयार किया था। इसके तहत क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए जल के एक बेसिन से दूसरे बेसिन में स्थानांतरण की योजना बनाई गई है। इसमें 30 परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं 2 घटकों से संबंधित हैं, जिसके हिमालयी घटक में 14 तथा प्रायद्वीपीय घटक में 16 परियोजनाएं शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। आज का स्थल है जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। हाल ही में पूर्वोत्तर जॉर्डन में सीरियाई सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया गया। अगर जॉर्डन की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित अरब देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में सीरिया, पूर्व में इराक, दक्षिण पूर्व व दक्षिण में सऊदी अरब और पश्चिम में इजराइल से लगती है। जॉर्डन का एकमात्र बंदरगाह अल अकाबा है। यह लाल सागर में स्थित अकाबा की खाड़ी में जॉर्डन को एक छोटी तटरेखा प्रदान करता है। यह जॉर्डन के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। अब हम जॉर्डन की भौगोलिक विशेषताओं को देखें तो जॉर्डन, यरमौक, जारका आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं और जबल अद-दमी जॉर्डन का उच्चतम बिंदु है। आइए अब बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। मिनिमल कंपनी ने अपने नए मिनिमल फ़ोन में सफ़ेद ई इंक डिस्प्ले वाला एक नया फीचर ऐड किया है। इस फ़ोन को जनता से धन जुटाकर फाइनल रूप से निर्मित व लॉन्च किया जाएगा। यह स्क्रीन कागज़ पर लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने और लिखने जैसा एहसास प्रदान करती है। ई इंक डिस्प्ले को इलेक्ट्रॉनिक पेपर डिस्प्ले भी कहा जाता है। सदा तनसीख सैन्य अभ्यास भी चर्चा में रहा। यह भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका प्रथम संस्करण 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका के एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को पहली बार केरल के कासरगोड जिले के चित्तारी मुहाने में देखा गया। यह पक्षी हंसी जैसी विशेष आवाज़ निकालने के लिए जाना जाता है। ये पक्षी तटीय क्षेत्र, विशेष रूप से समुद्र तटों और लवणीय दलदली क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। अंतरिक्ष में स्थित भारतीय वेधशाला एस्ट्रोसैट ने सिग्नस X1 ब्लैक होल से उत्सर्जित एक्सरे पोलराइजेशन को पहली बार मापा है। सिग्नस X1 मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे पहले पुष्टि किए गए ब्लैक होल तंत्रों में से एक है। एस्ट्रोसैट खगोल विज्ञान अध्ययन के प्रति समर्पित भारत का पहला मिशन है। टोयोटा मोटर कॉर्प ने आगामी 3 वर्षों में अगली पीढ़ी को सॉलिड स्टेट बैटरियां प्रस्तुत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सॉलिड स्टेट बैटरियों में तरल इलेक्ट्रोलाइट की जगह ठोस अवस्था वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह सामग्री सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के रूप में कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरोप पत्र दायर होने के बाद डिफॉल्ट जमानत के वैधानिक अधिकार का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि आरोप पत्र अधूरा प्रस्तुत करने या अन्य सह अभियुक्तों के खिलाफ लंबित जांच को आधार बनाकर डिफॉल्ट बेल की मांग नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इसकी घोषणा प्रति वर्ष की जाती है। इसके माध्यम से सार्वजनिक सेवा से जुड़े सभी क्षेत्रों के कार्यों या विषयों में उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार ये पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय अर्थात इकोवास से बाहर निकलने की घोषणा की है। इस समुदाय का मुख्यालय नाइजीरिया के अबुजा में है। इसकी स्थापना 1975 में लागोस की संधि से हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्यों के बीच सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देकर पश्चिम अफ्रीका में आर्थिक संघ की स्थापना करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नज़र हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने और आज की प्रश्नोत्तरी के उत्तरों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।